बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का ये जो वीडियो सेशन है इसमें हम हमारे जो दोस्त हैं प्रोफेसर कामरान ख़ान साहब, मैं उनकी जो है वो हिदायत पर या उनकी फरमाइश पर ये वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल ये जो वीडियो है ये होगी हमारा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी कंपोजिशन, उसकी फॉर्मेशन, उसके ज्यूरिसडिक्शन और उसके जो फंक्शंस हैं उन पर मुश्तमिल। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये बात जहन में रखिए कि अगर हम तारीख़ को देखें तो हम जानते हैं कि तारीख़ इंसानियत बेशुमार जंगों से जो है वो भरी हुई है। हम बहैसियत इंसान दरअसल झगड़ालू वाक़या हुए हैं। हम ज़रूरत से ज़्यादा खुद गर्ज़ हैं, हम मुनाफिक हैं और हम अपने लिए कुछ और कानून चाहते हैं और दूसरे के लिए कुछ और कानून चाहते हैं। ये जो इंसानी फ़ितरत है, इस इंसानी फ़ितरत की वजह से तारीख़ में बेशुमार खूनरेज़ जंगें हुईं। वो जंगें कि जिन्होंने तारीख़ में इंसानियत का चेहरा जो है वो खून से भरपूर कर दिया, खून से भर दिया। इंसान जो है वो अगर पीछे अपनी तारीख़ को देखे तो शर्मा के रह जाता है कि बतौर इंसान वो किस कदर वहशी, खूनरेज़ और जिसे हम कहते हैं गासिब वाक़या हुआ है। अच्छा, अब इन सारी सूरत हाल में जब भी अगर आप देखें, पुराने ज़माने में भी जब जंगें हुआ करती थी, जंगों के बाद डेफ़िनेटली एक सुलह का प्रोसेस होता है, एक कंप्रोमाइज़ होता है कि ठीक है जी, ये इलाका आपका, ये हमारा, और इसके बाद जो है वो जंगें जो हैं वो अपने लॉजिकल एंड पर पहुंचती हैं। लेकिन इससे पहले कभी भी ये नहीं सोचा गया था कि इसके लिए एक बाकायदा एक ऐसा इदारा बनाया जाए कि जो लोगों के दरमियान सुलह करवाए। इस बाबत सबसे पहले जो इदारा जो वजूद में आया बतौर इदारा, वो 1922 में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की सूरत में वाक़या हुआ था। ये दरअसल लीग ऑफ नेशंस जो था, वो उसके आप यूँ समझें कि उसका सिस्टर जो था वो कंसर्न था, क्योंकि बराह रास्त ये लीग ऑफ नेशन के जो कोवेनेंट था उसका हिस्सा नहीं था इसका स्टैट्यूट, बल्कि ये अलग से आर्टिकल 14 जो कोवेनेंट था लीग ऑफ नेशन का उसके तहत बना था, और ये बताया उसमें रखा गया था उसमें कि ये जो आर्टिकल 14 है ये इंडिपेंडेंट होगा और ये हिस्सा नहीं होगा परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, जो बेसिक कोवेनेंट है उसका। अच्छा, अब इसमें भी 15 जजेस थे, और ये जो जजेस थे ये इलेक्ट होते थे जो है वो मुख्तलिफ रियासतों से, जो कि मेंबर होती थी इंटरनेशनल कोर्ट, सॉरी, लीग ऑफ नेशंस की। अच्छा, अब हुआ ये कि 1922 में इसका आगाज़ होता है, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब लोगों ने ये सोचा, जब कौमों ने ये सोचा कि बहुत ज़्यादा खून रेजी हुई है, बहुत ज़्यादा इंसानों का खून बहा है, तो हम क्यों ना एक ऐसा इदारा बनाएं जो हमें सुलह की तरफ माइल करे, जो हमारे दरमियान डिस्प्यूट्स का फैसला करे। तो इस सोच को लेके जो है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कायम किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी उम्र भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई, और सिर्फ 18 साल के बाद ये इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस थी वो अपने इख्तिताम को पहुंची, यानी 1940 में। हुआ ये कि 1940 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो डेफिनेटली आप जानते हैं 1939 में शुरू हो गई थी। तो 1940 तक कोशिशें की जाती रही उसको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जो है इस इदारे के ज़रिए से कंट्रोल करने की, या जो दरमियान में डिस्प्यूट्स हैं उनको उनको ठीक करने की, लेकिन डेफिनेट वो ऑल गॉन इन वेन। और उसके बाद जो है वो ये इदारा अपनी मौत आप मर गया 1940 में। अच्छा, अब इसने क्या किया कि 29 केसों के फैसले किए जो कंटेंशस थे, और जो है 27 एडवाइजरी ओपिनियंस थी। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। देखिए, दो किस्म के जो हैं वो बेसिक ज्यूरिसडिक्शंस हैं, आईसीजे की भी थी यही है, और जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस थी उसकी भी ये दो किस्म की बेसिक ज्यूरिसडिक्शंस थी। किसी भी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को तय किया जाना सबसे पहले इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम ये फैसला कर सकें कि वो कौन से मैटर्स होंगे कि जिनके ऊपर ये अदालत जो है वो फैसला देगी। तो कंटेंशियस केसेस जो हैं वो होते हैं कि जिनका फैसला अदालत जो है वो करती है पार्टीज
पार्टीज़ के दरमियान, जहाँ पे पार्टीज़ ने खुद आईसीजे को कहा हो कि हमारा फैसला किया जाए, हमारे दरमियान ये डिस्प्यूट है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन वो होती है कि जहाँ पे जनरल काउंसिल, जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, या उस जो कि इससे पहले लीग ऑफ नेशंस थी डेफिनेटली, अच्छा, या जो है वो जो सलामती काउंसिल, जिसे हम सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, उन की तरफ से रिक्वेस्ट आए कोर्ट को कि वो एडवाइस दें कि वो इस मामले पर क्या रास्ता अख्तियार करेंगे, और डेफिनेटली वो अपने दायराकार के अंदर ही रिक्वेस्ट जो है वो कहेंगे। जो उनके दायराकार से बाहर है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी दायराकार से बाहर। अच्छा, अब हम चलते हैं कि कब जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कायम हुई। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसकी जो तारीख है वो आप यूँ देखिए कि 1946 में बाकायदा जो इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया, और 1946 में ही जो है सॉरी 1900, और उससे पहले यूएन ने अपने आर्टिकल 92, जो कि उसका यूएन का जो बेसिक चार्टर है, यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है, उसके आर्टिकल 92 के तहत उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे ये फैसला हुआ कि हमें एक ऐसे ज़्यादा वसी अख्तियारात वाला इदारा चाहिए कि जो हमारे कौमों के दरमियान जब डिस्प्यूट पैदा हो तो उसका फैसला कर सके। तो हुआ ये कि उस चार्टर के तहत जब ये कॉन्फ्रेंस 1946 में सैन फ्रांसिस्को में जो है वो मुनक्किद हुई, तो वहाँ पे जो है वो आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका फैसला किया गया और उसको फॉर्म किया गया। अच्छा, अब इसमें ये जहन में रहे कि ये दोनों जो इसके जो दोनों स्टैट्यूट हैं, यानी कि जो आर्टिकल 92 ऑफ द यूएन चार्टर है जिसके तहत कि ये आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कायम हुई, और जो यूएन का बेसिक चार्टर है, यानी जिसे हम यूनाइटेड नेशन चार्टर कहते हैं, वो दोनों 1945 में जो है वो जो है उनका ज़हूर हुआ। और यहाँ पे इसके और परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के दरमियान फ़र्क ये है कि वहाँ का उसका जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट था जिसके तहत उसका क़याम हुआ था, यानी कि आर्टिकल 14 ऑफ द कोवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, वो इंडिपेंडेंट नहीं था। वेरएस आईसीजे का जो आर्टिकल 92 है वो इंडिपेंडेंट हैसियत का हामिल है, अगरचे ये पार्ट ऑफ यूएन बेसिक चार्टर है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट हैसियत का हामिल है। और इसी वजह से ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये ज़्यादा वसी और ज़्यादा इख्तियारात की हामिल एक अदालत है। अच्छा जी, अब इसके हम देख लेते हैं कि जो बेसिक टेक्स्ट कौन से हैं कि जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, कि जिसके तहत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो जिनके तहत इसका क़याम हुआ और जिनके तहत ये काम करती है। तो सबसे पहले तो जनाब इसका जो आर्टिकल 92 से आर्टिकल 96 है यूनाइटेड नेशन का जो बेसिक चार्टर है, वो सबसे अहम डॉक्यूमेंट सबसे पहला। दूसरा जो टेक्स्ट है इसका वो है स्टैट्यूट ऑफ द कोर्ट, यानी जिसके तहत ये अदालत कायम की गई उसका अपना बेसिक कानून। तीसरा है द रूल्स ऑफ द कोर्ट, यानी उस स्टैट्यूट के तहत जो रूल्स बनाए इस कोर्ट को काम करने के लिए वो रूल्स। अब ये तीन ऐसे बेसिक टेक्स्ट हैं जिनके तहत इस कोर्ट की वर्किंग होती है या इस कोर्ट का वजूद जो है वो क़याम पजीर हुआ। अच्छा, अब आते हैं जो है इसकी कंपोजिशन की तरफ। कंपोजिशन ऑफ कोर्ट क्या है? देखिए सब, इसमें 15 जजेस होंगे, 15 जजेस होते हैं जिनका जो इलेक्शन है, जिनका जो जो क्या इसको हम कहें कि जिनको तैनात किया जाता है 9 साल के लिए। और इसमें उसूल ये रखा गया है कि एक जज होगा एक नेशन से, यानी एक नेशन से बैक वक्त आईसीजे में 2 जजेस नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही जज होगा। अच्छा, और इसमें मकसद इसमें यह रखा गया है कि जो वेरियस जो ज्यूरिसडिक्शंस, जो वेरियस लीगल सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं दुनिया में, उनकी नुमाइंदगी दी जाए आईसीजे में, यानी एक यहाँ पे डाइवर्सिफाइड किस्म का लीगल सिस्टम जो है वो उसके तहत वर्किंग करे आईसीजे, सो दैट लोगों को अपने अपने कानून के तहत अपना केस प्रोड्यूस करने में आसानी हो।
अच्छा, इस कोर्ट का एक सदर होता है और एक नायब सदर होता है, यानी जैसे हम चीफ जस्टिस होता है हमारी अदालतों का, इसी तरीके से इस कोर्ट का दरअसल एक प्रेसिडेंट होता है, वहां पे उसको प्रेसिडेंट कहते हैं, और एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। अच्छा जी, जो सदर होता है और जो नायब सदर होता है, दोनों का इंतखाब 3 साल के लिए ये आपस में मिल बैठ के करते हैं। फिर इसके बाद ये होता है कि हर 3 साल के बाद 5 वैकेंसीज के लिए इलेक्शन होता है, यानी हर 3 साल बाद 5 जो जजेस हैं वो रिटायर हो जाते हैं और उन नए जजेस का जो है वो इंतखाब होता है। वो वैसे अमूमन यूं भी होता है कि जो प्रीवियस जजेस होते हैं उनका भी इंतखाब किया जा सकता है। अच्छा, इसमें ये जो इंतखाब होता है आईसीजे के जजेस का, ये दरअसल इसमें बराह रास्त जो फोरम्स इन्वॉल्व होते हैं जिनमें वोटिंग होती है इस इलेक्शन की, वो होती है जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इन दोनों में जो है वो इसकी वोटिंग होती है और इन जजेस का इंतखाब होता है और ये जजेस आईसीजे के मेंबर बन जाते हैं। अच्छा, अब इसमें कौन सा शख्स जो है वो आईसीजे के लिए अपने आप को पेश कर सकता है, कि यानी इसका कैंडिडेचर जो है वो क्या होगा? तो कानून ये है कि जो शख्स अपने मुल्क की हाईएस्ट जुडिशियल फोरम तक पहुंचने का अहल हो, या वहां पर पहुंच रहा हो, या वहां पे ऑलरेडी मौजूद हो, वही शख्स सिर्फ जो है वो आईसीजे के मेंबर के तौर पर कैंडिडेचर का हामिल होगा, यानी वहां पे अपने आप को पेश कर सकता है फॉर द इलेक्शन। अच्छा, इसमें यूं समझिए कि इस ये तो होगी बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें एक चेंबर का कॉन्सेप्ट भी है। चेंबर क्या होता है? चेंबर में दरअसल 3 से ज्यादा जजेस जो हैं वो अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट टू बी मेंबर ऑफ अ चेंबर। ये चेंबर होता है फॉर पर्पसेस टू डिसाइड अ पर्टिकुलर केस, एक ऐसा केस कि जिसमें चेंबर के जरिए से उसका फैसला करवाया जाना ज्यादा जरूरी है। इसमें जो है कई नामवर केसेस हैं, उनमें अगर मैं नाम लूं तो उसमें एक केस था जनाब, इसमें था जनाब गल्फ ऑफ मेन एरिया कनाडा वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स का, आईसीजे रिपोर्ट्स है 1984 में मौजूद है। फिर है जनाब द फ्रंटियर डिस्प्यूट बर्किना फासो वर्सेस रिपब्लिक ऑफ माली, आईसीजे रिपोर्ट्स में 1986 में इसका जो है वो तस्करा मौजूद है। फिर है जो इलेक्ट्रॉनिक का सिक्यूला एसपीए एलसी से हम कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इटली, आईसीजे रिपोर्ट्स 1999 में ये रिपोर्ट हुआ है। द लैंड आइलैंड एंड द मैरीटाइम फ्रंटियर डिस्प्यूट एल सल्वाडोर वर्सेस होंडुरास निकारागुआ, इंटरवीनिंग आईसीजे रिपोर्ट्स है 1993 में। अच्छा, अब क्या चेंबर की जो दी गई जजमेंट है, जो चेंबर का किया गया फैसला है, क्या उसकी हैसियत क्या होगी? तो आईसीजे का कानून कहता है कि चेंबर की सूरत में जब 3 जज फैसला करेंगे तो उसकी हैसियत भी वही होगी जो 15 जजेस जब मिल के फैसला करते हैं उसकी, यानी कि एज अ फुल कोर्ट तो वो होती है, यानी इक्वल इसकी वर्थ होगी इंटरनेशनली। अच्छा जी, अब जो अहम चीज है वो ये है कि बेंच जो होगा इसका वो कितने लोगों पर मुश्तमिल होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अहम तरीन बात यह है कि तमाम लोग मिल के एक वक्त में फैसला करते हैं, यानी तमाम लोगों पर, यानी कि 15 जजेस पर मुश्तमिल इसका बेंच जो है वो होता है। अच्छा, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं एडहॉक जज। एडहॉक जज वो होता है कि जिसको यूं समझिए कि जो नेशंस हैं वो रिक्वेस्ट करती हैं प्रेसिडेंट को कि जब उनका केस आईसीजे में हियरिंग के लिए पेंडिंग हो और उनकी मुखालिफ नेशन का जो जज है उसका नुमाइंदगी करता हुआ जो जज है वो वहां पे एज अ जज मौजूद हो, तो उन्हें खदशा हो कि शायद हमारे खिलाफ जो है फैसला ना हो। वैसे भी ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, तो वो रिक्वेस्ट करेंगी प्रेसिडेंट को कि हमारी नेशनलिटी का एक जज जो है वो उसको अपॉइंट किया जाए, या किसी भी दीगर मुल्क के किसी शख्स को कि वो हमारी नुमाइंदगी या हमारे केस का फैसला करने के लिए एज अ एडहॉक जज वहां पे बैठे। तो सदर को ये हक है कि वो जो है वो उन जिनके बारे में रिक्वेस्ट की गई है कि वो उनका तकर्रुर करें। अच्छा, अब
सदर के पास ये वसी अख्तियारात मौजूद हैं कि जब वो देखे कि हो किसी केस में जो है वो बाइसनेस आ सकती है, तासुब आ सकता है, या एक जो इम्पार्शियलिटी का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको उसकी वायलेशन हो सकती है, तो वो किसी एक जज साहब के बारे में ये कह सकता है कि प्लीज़ आप इस बेंच में ना बैठें जब इस पर्टिकुलर केस की हेयरिंग हो। अच्छा, अब जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है, लेडीज एंड जेंटलमैन, दो बेसिक ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इसकी, एक है इंग्लिश और एक है फ्रेंच। अब इसमें खूबसूरती ये है कि अगरचे दो लैंग्वेजेस जो हैं वो दुनिया के बेशतर ममालिक में जो है ये इस्तेमाल होती है। इंग्लिश हम जानते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और जो फ्रेंच है वो भी यूनाइटेड नेशन की एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जो इंग्लिश और फ्रेंच हैं वो दोनों इसकी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं, और ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं। इसकी जो आईसीजे है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं। इसकी वजह यह है कि ये दोनों लैंग्वेजेस जो हैं वो इंटरनेशनली बोली जाती हैं, और दोनों लैंग्वेजेस जो हैं वो दुनिया के बेशतर ममालिक जो हैं वो इसकी उसमें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अगर कोई नेशन जो है वो इंग्लिश या फ्रेंच ना बोलती है ना समझती है तो उसका केस जो है वो नहीं सुना जाएगा और वो उसकी ज़ुबान में उसका फैसला नहीं होगा। रिक्वेस्ट की जा सकती है तो उसकी अपनी ज़ुबान में भी उसका तर्जुमा जो है वो करके जजमेंट पास की जा सकती है। अच्छा, अब कॉस्ट्स हैं। कॉस्ट एक टिपिकल लीगल कॉन्सेप्ट है कि जो मुकदमे के ऊपर कॉस्ट आई हैं उनका फैसला ये कुल्ली तौर पर आईसीजे के अख्तियार में है कि वो आईसीजे खुद फैसला करे कि कॉस्ट जो है वो किस पार्टी ने अदा करनी है या अपनी अपनी कॉस्ट उन्होंने बियर करनी है। अब ये तो हो गई इनकी बेसिक बातें। अब आते हैं इसकी ज्यूरिसडिक्शन पर। ज्यूरिसडिक्शन क्या है और एप्लीकेबल लॉ कौन सा है? एप्लीकेबल लॉ तो आप जानते हैं इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ के तहत कॉवेनेंट्स होती हैं, ट्रीटीज होती हैं, और ये पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, जो कानून हमारी जो मैं समझता हूँ कि जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन उसकी वो बहुत डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट है। उसका एक बेसिक और बुनियादी जो रुकन है वो है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में जो हम जानते हैं कि वो दरअसल बाइंडिंग लॉ नहीं होता। जैसा कि हमारे मुल्की लॉ होते हैं वो बाइंडिंग लॉ होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ बाइंडिंग लॉ नहीं है। इसलिए नहीं है कि इसमें कौमों के दरमियान मुआहदे होते हैं, वो मुआहदे ही का इंटरनेशनल लॉ की बुनियाद होते हैं, उसकी बेस होते हैं। अच्छा, अब इसमें जैसे मैं शुरू में मैंने तस्करा किया कि इसकी जुरिस्डिक्शन की बुनियादी इकसाम क्या है। बुनियादी इकसाम आईसीजे की जुरिस्डिक्शन की दो हैं, एक है कंटेंशियस और दूसरा है एडवाइजरी। अब कंटेंशियस क्या है? कंटेंशियस वो होती हैं कि जिसके बारे में उन्होंने खुद इसकी जो है वजाहत की है कि कंटेंशियस जुरिस्डिक्शन इन्वॉल्व्स स्टेट्स दैट सबमिट द डिस्प्यूट बाय कंसेंट टू द कोर्ट फॉर अ बाइंडिंग डिसीजन। फॉर अ बाइंडिंग डिसीजन, बहुत अहम बात मैं करने जा रहा हूँ। देखिए, जब जो दो कौमें हैं जो अपने दरमियान डिस्प्यूट में फैसला करवाने के लिए जब आईसीजे को रेफर करेंगी कि जनाब इसके ऊपर फैसला कर दिए, तो वो फैसला दोनों अकवाम पर बाइंडिंग होगा और उसको मानने की पाबंद होंगी। अगर ना कोई उसमें से माने तो उसके खिलाफ जनरल असम्बली से करारदाद पास करवा के सिक्योरिटी काउंसिल उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। दूसरी होती है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जैसे मैं पहले से कह चुका हूं कि वो जुरिस्डिक्शन होती है कि जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असम्बली किसी बारे में, किसी खास मकसद के बारे में, किसी खास पॉइंट के ऊपर वो जब एडवाइस चाह रही होती हैं, लीगल एडवाइस चाह रही होती हैं ताकि वो कोई कार्रवाई कर सकें किसी के खिलाफ, तो उसे हम कहते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अच्छा, अब इसमें एक दूसरी कैटेगरी है, उसको हम कहते हैं मेन लाइन एंड इंसिडेंटल जुरिस्डिक्शन। अच्छा, मेन लाइन जुरिस्डिक्शन वो होती है कि जिसमें वो एज अ होल केस का फैसला करते हैं कि हम ये केस का फैसला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब इसमें एक इंसिडेंटल जुरिस्डिक्शन होती है, यानी इंसिडेंटल जुरिस्डिक्शन होती है केस के दरमियान में छोटे छोटे जो पॉइंट्स आते हैं उनके ऊपर उनके बाबत जो जुरिस्डिक्शन होती है उनको हम कहते हैं इंसिडेंटल जुरिस्डिक्शन। से इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, नंबर एक। इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए टाइम दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इसके लिए कानूनी मदद दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, इसे हम कहते हैं इंसिडेंटल जुरिस्डिक्शन। यानी केस के दरमियान जो मुख्तलिफ मराहिल आते हैं उनके बारे में जो फैसला वो करते हैं उन्हें हम इंसिडेंटल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। अच्छा, एक
हम ये कहते हैं jurisdiction rationae persona। rationae persona का मतलब होता है in personam। ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल, और जो लीडिंग जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो इसको इस्तेमाल करती हैं। वो क्या रचनाएं पर्सनाएं क्या है कि एक शख्स जो है, वो शख्स हम जानते हैं कि एक कंपनी भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी को लॉ जो है वो एक लीगल पर्सन तस्वर करता है, या एक और दीगर शख्स जो है वो अपने अब उसकी जो कंपनी है, मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ, यूनिलीवर कॉरपोरेशन जो है वो अमेरिकन है, वो पाकिस्तान में काम कर रही है, तो वो दरअसल एक लीगल पर्सन है, उसका यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस भी है पाकिस्तान में। लेकिन अगर उसका डिस्प्यूट किसी टैक्स पर, किसी कंपटीशन के लॉ पर, किसी कस्टम के लॉ पर, किसी मैन्युफैक्चरिंग की किसी लॉ के ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बन जाए, तो फिर क्या होगा? अब वहां पे यह है कि कानून आईसीजे का कहता है कि सबसे पहले तो आपने उस मुल्क की फ्रॉम बॉटम टू टॉप आपने तमाम अदालतें जो हैं उनको एग्जॉस्ट कर लेना, यानी सारी अदालतों में आपने जो उनके कवानीन के तहत आपने जो है वो तमाम अदालतें जो हैं वो उनको एग्जॉस्ट करके वहां से फैसला लेना। एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, इफ यू स्टिल फील अग्रीव्ड, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप आईसीजे में अपना केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। अच्छा, अब तक जो है वो 1946 से, यानी उसकी फॉर्मेशन से लेके अब तक आईसीजे ने 24 एडवाइजरी डिसीजंस जो हैं वो दे रखे हैं। अब इसमें यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये दरअसल इंटरनेशनल लॉ के तहत यूएनओ का एक ज़ैली इदारा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसलिए इसकी बुनियाद भी इंटरनेशनल लॉ के तहत कोविनेंट्स ही होते हैं। तो जो बुनियाद है इसकी जुरिस्डिक्शन की, कि इस केस के बारे में इसको फैसला देने का इख्तियार है या नहीं है, वो भी जो फ्रीकैन रियासतें हैं जिनका डिस्प्यूट है उनके दरमियान जो कोविनेंट होगा उस वही फैसला करेगा कि क्या ये इसके ऊपर फैसला दे सकती है या नहीं दे सकती। अच्छा, अब इसमें एक तो होता है बेसिक एग्रीमेंट, यानी कि बेसिक कोविनेंट जो उनका पहले से कायम था कि अगर कोई डिस्प्यूट हमारे दरमियान पैदा हुआ तो इसमें आईसीजे में मैटर जो है वो भेजा जाएगा अल्टीमेटली, जब हमसे इसका फैसला ना हो सका तो। एक होता है स्पेशल एग्रीमेंट। स्पेशल एग्रीमेंट वो होता है कि जब एक डिस्प्यूट आज पैदा हुआ है तो आज ही हम ये फैसला करें कि हम आपस में ज़्यादा देर तक लड़ने की बजाय क्यों ना हम ये मैटर जो है वो हम भेज दें आईसीजे को, तो आईसीजे उसके ऊपर जो है वो फैसला देगी। इसे हम कहते हैं स्पेशल एग्रीमेंट। अब इसका जो है वो एक बड़ा बुनियादी इसका जो है वो डिसीजन था। द डिस्प्यूट कंसर्न द कंस्ट्रक्शन एंड द ऑपरेशन ऑफ द जैबिकोवो नंग्यामर्स बैरेज सिस्टम था, जो बैराज सिस्टम होते हैं, और ये हंगरी वर्सेस स्लोवेकिया के दरमियान, और इसको रिपोर्ट किया गया है आईसीजे रिपोर्ट्स 1997 में। अच्छा जी, अब कौन सा जो लीगल प्रोविज़न है, कौन सी लीगल प्रोविज़न है जो कि इसकी स्टैट्यूट्स जो हैं वो तय करती है, जिसके स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे का कौन सा लीगल प्रोविज़न है, तो उसका है आर्टिकल 36 सब आर्टिकल 2 ऑफ द स्टैट्यूट्स ऑफ द आईसीजे। अब ये क्या कहता है? द स्टेट पार्टीज टू द प्रेजेंट स्टैट्यूट में एट एनी टाइम डिक्लेयर दैट दे रिकग्नाइज एज कंपल्सरी इप्सो फैक्टो, यानी विद इन दैम ipso facto and without special agreement in relation to any of the states accepting the same obligations, the jurisdiction of the court in all legal disputes concerning a. the interpretation of a treaty, b. any question of international law, c. the existence of any fact which if established would constitute a breach of an international obligation, and d. the nature or extent of the reparation to be made for द ब्रीच ऑफ एन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। अच्छा, अब इसमें ये बातें मैं समझता हूँ कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आर्टिकल 36 जो है इसका यूएन चार्ट, इसका
यूएन चार्टर का भी और इसका अपना, कि जनाब जिसके तहत ये सारी जुरिस्डिक्शंस जो हैं वो तय होती हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं समझता हूँ कि बुनियादी तारुफ जो है वो आईसीजे का हो चुका है। आईसीजे आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा सरगर्म इसलिए नहीं है कि ये कंडीशनल और अनकंडीशनल जुरिस्डिक्शन का शिकार हो गई है। कंडीशनल जुरिस्डिक्शन ये होती है कि वो कोई मखसूस जो रियासत है वो इसकी जुरिस्डिक्शन को मानने से अगर इनकार कर दे, तो वो कंडीशनल जुरिस्डिक्शन के फ़लाँ केस के में अगर ये फ़लाँ पॉइंट के ऊपर जो है वो फैसला करेगी तो हम उसको नहीं मानेंगे। ये इख्तियार है कौमों के पास जब वो मैटर आईसीजे में अपना सुनवाते हैं। तो वहाँ पे इस कंडीशनल जुरिस्डिक्शन के तहत जो मामला होता है डेफिनेटली वो फिर आमदन नशिस्तन और बर्खास्तन की सूरत में ही होता है, और वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लीगली जो है वो नहीं होती। मैं समझता हूँ कि ये जो लेक्चर आज थोड़ा सा लंबा था, लेकिन इस लेक्चर में हमने जो है वो क्लियर कट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हैं। मैं मज़ीद इसके टेक्स्ट और उसके जो क्वेश्चन जो जिन जिन केसेस का मैंने हवाला दिया वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, और इसके साथ साथ जो है वो बेसिक इसका जो इसकी वेबसाइट्स हैं उनको भी मेंशन करूँगा, और मज़ीद क्वेश्चंस के लिए भी मैं ऑलरेडी जो है हर वक्त तैयार हूँ आपके लिए। एक नए जो है वो सेशन के लिए इजाज़त दीजिए। दी लॉ टॉक्स की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।